एक ऐसी एडवांस और खतरनाक सिविलाइजेशन जो पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहती थी। उस पूरी सेना के अंदर ऐसे डेडली जानवर हुआ करते थे जो पूरे प्लेनेट के ही जीव जंतुओं को निगल जाते। कहानी की शुरुआत होती है लॉर्ड मार्शल नाम के एक एलियन को दिखाते हुए। ये एलियन कई सालों से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कैद था, लेकिन आज जाकर ये आजाद हो रहा है और अपनी सेना के पास वापस आ चुका है। लॉर्ड मार्शल के पास नेक्रोमैंगर नाम की एक बहुत ही बड़ी सेना थी। इस सेना के अंदर ब्रह्मांड के खतरनाक जीव जंतु से लेकर राक्षस भी मौजूद थे और लॉर्ड मार्शल ने सभी को सिर्फ एक ही चीज सिखाई थी, तबाही मचाना। लॉर्ड मार्शल तो अब अपने भक्तों को यही गाइड करता है कि हमें पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना है और इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम वो करके रहेंगे। यानी यहाँ से इमेजिन किया जा सकता है कि आगे आने वाला समय कितना खतरनाक होने वाला है। अब हम एक दूसरे प्लेनेट पर रेडिक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। रेडिक के पीछे तो कुछ हंटर्स पड़े हुए होते हैं जो उसकी जान लेना चाहते थे, पर यहाँ रेडिक नॉर्मल इंसान नहीं है। उसके अंदर कुछ ऐसी रोबोटिक पावर्स हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। रेडिक तो अब उन सारे हंटर्स से बचते हुए एक पहाड़ी वाले इलाके पर आ जाता है। रेडिक ने तो मौका देखकर सीधा हंटर की स्पेसशिप को पकड़ लिया था और उसे नीचे गिराने लगा। सारे हंटर्स एकदम से घायल हो चुके होते हैं और रेडिक तो उनमें से एक के पास चला गया। रेडिक सीधा उससे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है मुझे मारने के लिए। वो हंटर एग्जैक्ट पर्सन के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह देता है कि वो आदमी तुम्हें हीलियो प्राइम प्लैनेट पर मिल जाएगा। अब रेडिक को ये चीजें पता चल गई थी तो वो उन सभी को पहाड़ी वाले इलाके पर छोड़कर उनकी स्पेसशिप लेकर उड़ने लगा। वो सीधा निकल पड़ता है हीलियन प्राइम के प्लैनेट के ऊपर। शायद रेडिक को इन सारी चीजों के बारे में कुछ पता करना था। हमें तो अब क्रेमेटोरिया नाम के एक प्लैनेट पर कुछ लोगों को दिखाया गया जो किसी लड़की को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे थे। वो लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और सभी लोग उसे एक चैम्बर में बंद करके रख देते हैं। पता नहीं अब यहाँ रेडिक को ट्रेवल के दौरान कुछ तो विजन्स आने लगे। ये विजन्स किसी लेडी के थे जिसे कि जाना पहचाना लग रहा था, पर अचानक ही उसकी स्पेसशिप पर किसी ने हमला कर दिया। वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स आ चुके थे जो हीलियो प्राइम के लिए काम करते हैं। यानी इसका मतलब है कि रेडिक हीलियो प्राइम तक पहुँच चुका है। ऑफिसर रेडिक को नीचे आने के लिए कह रहे थे, लेकिन रेडिक थोड़ी किसी की मानने वाला है। उसने तुरंत ही सिक्योरिटी ऑफिसर पर हमला किया और उसे नीचे गिरा दिया। अब रेडिक वहाँ से सीधा हीलियो प्राइम पर चला जाता है। हमें अब यहाँ इमाम नाम का एक आदमी दिखाया गया जो अपने घर जाने के लिए निकल रहा था। इमाम ने नोटिस किया कि सभी लोग काफी डरे हुए हैं। उनके मुंह से नेक्रोमोंगर की सेना का बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है। यानी नेक्रोमोंगर की सेना यहाँ पर भी हमला करने आने वाली है। अब इमाम जब अपने घर पर पहुंचता है तो वहाँ रेडिक उसका पहले से इंतजार कर रहा था। यानी रेडिक को अंदाजा लग चुका था कि इमाम ही वो आदमी है जिसने कुछ लोग भेजे थे उसे मारने के लिए। आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता है, रेडिक उससे यही पूछने लगा। लेकिन इमाम सिंपली इतना बताता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। नेक्रोमोंगर्स यहाँ पर आने वाले हैं जो किसी को नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर में उस जगह पर इमाम की बेटी आ जाती है जिसका नाम जीजा था। जीजा रेडिक को देखकर काफी चौंक गई क्योंकि उसके फादर इमाम ने रेडिक के बारे में कई सारी कहानियां बताई थी। रेडिक इन चीजों की वजह से थोड़ा सा शांत हो जाता है। उसकी बेटी को सेफ जगह पर लेके जाने के बाद इमाम रेडिक को सच्चाई बताता है। उसने कहा कि रेडिक के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, यही कि वो कितना ताकतवर है और आज कई साल बीत जाने के बावजूद भी वो जिंदा है। तो इमाम को लगने लगा कि दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए रेडिक को यहाँ बुलाना चाहिए। थोड़ी ही देर में उस जगह पर एक लेडी और उसके कुछ कंपेनियंस आते हैं जिसका नाम एरियन था। वो भी इमाम के साथ मिलकर काम करती थी। अब दोनों ही मिलकर रेडिक को समझाने लगी कि उनके पास समय बहुत ही कम है, उन्हें मिलकर नेक्रोमोंगर्स के खिलाफ लड़ना ही होगा, नहीं तो वो सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पर इमाम एक पर्सन के बारे में बताता है जो रेडिक से कनेक्टेड था। रेडिक जिन चीजों की विजन देखता उससे ये कनेक्टेड होता है, लेकिन वो पर्सन क्रेमेटोरिया नाम के प्लैनेट पर मौजूद है। तो अब रेडिक उन सवालों के जवाब पता करने के लिए क्रेमेटोरिया जाने तो लगा, बट अचानक कुछ सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं रेडिक को ढूंढते हुए। इमाम ने तो अब अपनी बेटी को बीच में ला दिया कि तुम एक बच्चे की जान ले रहे हो, अगर दुश्मन ने उसे खत्म किया तो ये सारा इल्जाम तुम पर आएगा। इमाम की बेटी की बात आने पर वो वहीं पर रुक जाता है और कुछ ही देर के अंदर वो सभी सैनिक उस घर के अंदर आने लगे। सामने जो भी दिख रहा था वो उन्हें मारते जाते क्योंकि उनका मेन टारगेट रेडिक होता है। रेडिक तो अकेला ही कमरे में खड़ा हुआ था और उनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सैनिक अंदर घुसते हैं तो उसने सारी मोमबत्तियां बंद कर दी। इसी का फायदा रेडिक उठाता है और सारे सैनिकों को मारने लगता है। साफ साफ रेडिक की ग्लो होती हुई आईज को देखकर पता चल रहा था कि वो अंधेरे में बहुत अच्छी तरीके से देख सकता है। इसी का फायदा उठाकर उसने सारे सैनिकों को खत्म कर दिया। अब थोड़ी ही देर के अंदर नेक्रोमोंगर्स की एक बहुत ही बड़ी सेना वहां पर आ चुकी थी। उनकी बड़ी बड़ी स्पेसशिप की मदद से वो हमला भी करने लगे होते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाकर एक शेल्टर की तरफ जा रहे थे। इमाम भी अपनी बेटी और फैमिली को एक सेफ जगह रखना चाहता था, बट अब सैनिकों की आर्मी पूरी वहां पहुंच चुकी थी जो पूरी हीलियन प्राइम प्लैनेट को अपने कब्जे में करना चाहती है।
अब तक उस नेक्रोमोंगर की सेना ने कई प्लैनेट्स को बर्बाद करके रख दिया था। रेडिक यहाँ पर समझ जाता है, इसीलिए वो इमाम की मदद करने चला आया। वो कई सारे लोगों के साथ साथ इमाम को भी गाइड करता है ताकि वो इसे इस प्लैनेट से दूर लेकर चले जाए। लेकिन इमाम चाहता था कि वो सिर्फ शेल्टर प्रोवाइड करे अपनी फैमिली को। अब यहाँ हीलियो प्राइम के सैनिक भी चुप थोड़ी बैठने वाले हैं। वो तो नेक्रोमोंगर्स के सैनिकों पर हमला करने लगे। एक नेक्रोमोंगर का सैनिक कई सारे सैनिकों से घिर जाता है। सभी उस पर फायर तो करने लगे थे, लेकिन उसने अपनी छड़ी के अंदर से कोई तो रोशनी निकाली जो ऊपर जाकर ब्लास्ट हो जाती है, और इस रोशनी में इतनी ज्यादा पावर थी कि वो हीलियो प्राइम सैनिकों को मार देती है। इसी तरीके से सारे नेक्रोमोंगर्स के सैनिक टेक ओवर करने लगे। यहाँ रेडिक इमाम और उसकी पूरी फैमिली को एक सेफ जगह पर लेकर तो जा रहा था, बट सैनिक उसके बॉडी हीट को चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इमाम इस बातों को समझ चुका था और वो रेडिक और अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, इसीलिए वो एक सैनिक के सामने आ गया। इमाम को लग रहा था कि ये सैनिक उसे जान से नहीं मारेगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। रेडिक जब इमाम को देखने के लिए आता है तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसे बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया था। फिलहाल रेडिक इमाम की फैमिली को कहीं और लेकर चला जाता है। हमें तो नेक्रोमोंगर्स की पूरी सेना दिखाई गई, जो कि अब अपने किंग लॉर्ड मार्शल के साथ वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने एक तरीके से पूरे प्लेनेट पर कब्जा कर लिया था। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे चलकर वो पृथ्वी तक भी पहुंचने वाले हैं। थोड़ी ही देर में लॉर्ड मार्शल की नेक्रोमोंगर्स की सेना उस जगह पर पहुंच चुकी थी। लॉर्ड मार्शल तो उन सभी को समझा रहे थे कि तुम सभी को कन्वर्ट होना होगा हमारी सेना के अंदर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बेकार होंगे। लॉर्ड मार्शल की उतनी बड़ी सेना में हमें कमांडर वाकू दिखाया जाता है। वाकू अपनी वाइफ डेम के साथ वहाँ पर मौजूद था। अब उन दोनों की थिंकिंग यहाँ पर लॉर्ड मार्शल से थोड़ी सी अलग होती है। वो सोचते थे कि हमें इंसानों के साथ उतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर एक समय ऐसा आएगा जब ये इंसान एक साथ मिल जाएंगे, फिर तो नेक्रोमोंगर्स की सेना भी कम पड़ जाएगी उनसे लड़ाई करने के लिए। लेकिन ये भी बात सही थी कि लॉर्ड मार्शल को अब कोई रोक नहीं सकता। अब लॉर्ड मार्शल के कुछ कंपेनियंस सामने की तरफ आते हैं। उन्होंने तो हीलियम प्राइम के सभी लोगों को घुटने पर बैठने के लिए कहा ताकि लॉर्ड मार्शल की वो सब सेवा कर सके। लेकिन हीलियम प्राइम के कुछ लोग होते हैं जो उनके अगेंस्ट जाना चाहते थे। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि लॉर्ड मार्शल के पास कई सारी शक्तियां हैं। उन सभी लोगों में से एक आदमी सीधा सामने आकर लॉर्ड मार्शल को धमकी देने लगता है। लेकिन अब लॉर्ड मार्शल अपनी पावर शो करते हैं। उन्होंने तो अपने हाथों से उस आदमी की सोल ही बाहर निकाल ली थी। ये इतना ज्यादा दर्दनाक होता है कि उस आदमी को पता भी नहीं चला था। सभी लोग ये चीजें देखकर काफी डर जाते हैं और अब यहाँ ना चाहते हुए भी उन्हें उनकी बात माननी ही पड़ेगी। सभी लोग अपने घुटने पर झुक गए और लॉर्ड मार्शल को अपना लीडर मानने लगे। लेकिन वहाँ पर एक और आदमी होता है जो अभी तक झुका नहीं था। वो कोई और नहीं बल्कि रेडिक होता है। रेडिक को इस तरीके से बैठता हुआ ना देखकर वाकू वहां पर जाकर उसे बोलने लगा। लेकिन रेडिक बिना डरे उस सैनिक को यहाँ बुलाता है जिसने कि इमाम को मारा था। रेडिक ने साफ कह दिया कि वो उस सैनिक से फाइट करके देखना चाहता है। अब लॉर्ड मार्शल और उसके सैनिकों ने इसकी परमिशन दे दी, क्योंकि वो भी ये चीजें एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि रेडिक कितना ताकतवर है। रेडिक के सामने वो सैनिक आ गया जिसने इमाम की जान ली थी, और इतने कम समय में रेडिक इमाम और उसकी फैमिली से काफी क्लोज भी हो गया था। रेडिक को बहुत गुस्सा आता है उस सोल्जर के ऊपर और उसने तुरंत ही हमला करना स्टार्ट कर दिया। सोल्जर भी उस पर पलटवार करता है, लेकिन शायद वो रेडिक से ज्यादा ताकतवर नहीं था। रेडिक ने तो उसे बहुत बुरी तरीके से मारा और इमाम का बदला ले लिया। अब यहाँ लॉर्ड मार्शल के साथ सारे सोल्जर्स ये देखकर चौंक गए थे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो उनके पावरफुल सोल्जर्स से फाइट कर सके। तो इसीलिए लॉर्ड मार्शल अपने कमांडर को आदेश देते हैं कि तुम रेडिक को हमारी फैसिलिटी में लेकर जाओ। कमांडर वाकू की वाइफ डेम वहाँ पर आती है और वो रेडिक को अंदर लेकर जाने लगी। वो तो रेडिक से बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। रेडिक बेचारा कुछ समझ नहीं पाता और उसे मशीन्स के बीच में रख दिया गया था। ये मशीन किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति के बारे में पता लगा सकती है और ये भी जान सकती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। जब उनमें से कुछ सोल्जर्स रेडिक के दिमाग को स्कैन करने लगे थे तो उसके अंदर इमाम और उससे रिलेटेड सारे प्लान के बारे में पता चल जाता है। यानी कि जैसे रेडिक उस साइड आता है जहां वो लॉर्ड मार्शल और नेक्रोमोंगर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। अब ये पता चलने पर लॉर्ड मार्शल ने तुरंत ही सैनिकों को कह दिया कि तुम सब रेडिक को जान से मार दो, वो आगे चलकर एक बगावत पर उतर सकता है। सभी सैनिक रेडिक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर रेडिक उनसे बचता हुआ दूर भागने लगा। वो फैसिलिटी से भी बाहर निकलकर एक सेफ जगह ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उस जगह पर एक स्पेसशिप आ गई जो किसी और का नहीं बल्कि उसी आदमी टूम्स और उसके मेंबर्स के होते हैं जो रेडिक को पकड़कर इनाम हासिल करना चाहते थे। उन सभी ने तो रेडिक को बेहोश कर दिया और अपने स्पेसशिप में बंद कर लिया। सीधा वो क्रेमेटोरिया प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं। लॉर्ड मार्शल बहुत गुस्सा होने लगे और कहते हैं कि रेडिक को किसी भी हालत में ढूंढकर उसे मार दो। यहाँ कमांडर वाकू और उसकी वाइफ डेम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि हमें आगे बढ़ना है।
डेम का मानना था कि उसका हस्बैंड लॉर्ड मार्शल की जगह ले, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। नेक्रोमोंगर्स को एक अच्छे राजा की जरूरत है जो चारों तरफ रूल करने में उनकी मदद करे। लेकिन कमांडर वाकू अपनी वाइफ को समझाता है कि लॉर्ड मार्शल बहुत पावरफुल है, उनके खिलाफ जाना मतलब हमारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं कमांडर वाकू भी लॉर्ड मार्शल के थ्रोन के पीछे पड़ा हुआ था, उसे भी पूरे यूनिवर्स और सेना का एकदम राजा बनना होता है। अब इन्हीं चीजों के बारे में सोचते हुए जब कमांडर वाकू अपने बाकी सैनिकों के पास गया तो कहीं न कहीं उसके इंटेंशंस के बारे में उन सभी को खबर लग जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात हुई कि उन सारे सैनिकों ने लॉर्ड मार्शल को इन चीजों के बारे में नहीं बताया, नहीं तो ऑब्वियस बात थी कि कमांडर वाकू और उसकी वाइफ दोनों को ही मार दिया जाएगा। लॉर्ड मार्शल तो साफ साफ कह रहे थे कि जाकर रेडिक को ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ, चाहे वो जिंदा मिले या फिर मुर्दा, लेकिन वो आगे चलकर बगावत पर उतर सकता है। अब हमें दूसरी तरफ वही स्पेसशिप दिखाई जाती है जिस पर टूम्स और उसके सभी साथी मौजूद थे। उन्होंने रेडिक को पकड़ लिया था और उसे लेके बेच देंगे जिससे कि उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो सभी क्रेमेटोरिया नाम के प्लेनेट पर पहुंच गए होते हैं और वहां के एनवायरनमेंट में इंटर करते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी स्पेसशिप थोड़ी सी खराब हो गई थी तो वो चट्टानी वाले इलाके में गिरने लगे। इससे उनकी स्पेसशिप थोड़ी सी डैमेज हो जाती है और कई सारे लोग उसमें मारे भी गए। किसी भी तरीके से क्रैश लैंडिंग उन्होंने कर ली थी और टूम्स और बाकी सभी लोग रेडिक को लेकर अंदर जाने लगे थे। रेडिक को उन्होंने कोई इंजेक्शन दिया होता है जिससे वो थोड़ी देर के लिए सो जाए और उसे बांध कर रखा हुआ था। टूम्स और उसके साथी इतने समय से उसके पीछे पड़े हैं लेकिन वो बार बार बच जाता, बट अब उसके पास कोई भी चांस नहीं। अंदर लेके जाने पर वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो इस तरीके की चीजों को खरीदा करता और बदले में रिवॉर्ड्स देता। लेकिन टूम्स और उसके साथियों को रेडिक के बदले वो उतने ज्यादा पैसे नहीं प्रोवाइड करता। वो सभी तो उस आदमी से बहस करने लग गए थे, बट वहां का मैनेजर बताता है कि तुम जिस चीज को लाए हो वो यूनिक तो है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। अब रेडिक को तो बांध कर लटकाया गया होता है तो उसने किसी भी तरीके से अपने आप को छुड़ा लिया। वो तो अब वहां से भागने की फिराक में होता है और सामने जो भी आ रहा था उसे मारते जाता। इनफैक्ट अब तो रेडिक को काफी गुस्सा भी आने लगा होता है इन सारी चीजों के ऊपर। वो कोई खिलौना नहीं है जिसे कि कोई भी किसी तरीके से बेच देगा। अब उस जगह पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम ल्यूम था। ल्यूम तो अपने सैनिकों को हमला करने से रोक देता है और रेडिक से कुछ बातें पूछता है। उस जगह पर रेडिक ने एक लेडी को देखा जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होने लगा। शायद रेडिक के विजन्स में वो उसे देखा करता और कहीं ना कहीं वो उससे कनेक्टेड है। ल्यूम तो अब रेडिक के पास आकर साफ पूछता है कि तुम किसके साइड हो। अगर तुम लॉर्ड मार्शल के साइड हो तो हमें तुम्हें मारना होगा, नहीं तो तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ जो उन सभी के खिलाफ लड़ाई करेगी। बट रेडिक ने साफ कह दिया कि वो किसी की भी साइड नहीं है। वो यहाँ से गुजर रहा था और उसे अपने कुछ क्वेश्चंस के जवाब चाहिए। अगर उसे वो जवाब मिल जाएंगे तो वो आराम से कहीं भी जा सकता है। अब रेडिक जब उस जगह से गुस्सा होकर निकलने लगा तो कायरा नाम की वो लेडी सामने आ जाती है। कायरा तो रेडिक को चोट पहुंचाना चाहती थी लेकिन वो बहुत चालाक होता है। रेडिक लेडी की तरफ फिसलता नहीं और उसे पकड़कर कॉर्नर कर देता है। रेडिक ने तो सिर्फ इतना पूछा कि तुम जैक नाम की किसी लड़की को जानती हो कि नहीं, लेकिन कायरा इन चीजों के बारे में कुछ बताती नहीं और उसे छुड़ाकर वहां से चली जाती है। कहीं ना कहीं रेडिक को लग रहा था कि इसी प्लेनेट पर उसे अपने जवाब मिलेंगे, पर तब तक उसे इन सभी से चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ लॉर्ड मार्शल के कहने पर सभी लोग रेडिक को ढूंढने में लग गए थे। हर एक मेंबर अलग अलग प्लेनेट पर जाकर देखता कि आखिर वो है कि नहीं, क्योंकि सभी सोल्जर्स चाहते थे कि लॉर्ड मार्शल को खुश किया जाए जिससे वो सेना के अंदर उनकी पोजीशन और ज्यादा बढ़ा दे। कमांडर वाकू भी अपने साथियों के साथ उन चीजों में लगा हुआ था। अब यहाँ कमांडर वाकू की वाइफ डेम एरियन नाम की उसी लेडी से मिल रही थी। डेम ने तो एरियन से सीधा रेडिक की ओरिजिन के बारे में पूछ लिया कि आखिर वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका जन्म किस प्लेनेट से हुआ है और वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। एरियन तो फिर जाकर रेडिक के बारे में बताने लगी कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि उसके अंदर कुछ छुपी हुई पावर्स हैं जो अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं कर पाया। उसका जन्म फ्यूरिया प्लेनेट पर हुआ था बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, और ये तब का समय होता है जब लॉर्ड मार्शल पूरी यूनिवर्स को अपने मुट्ठी में करना चाहते थे। उन्होंने फ्यूरिया प्लेनेट के कई लोगों को मार भी दिया होता है और तब से ही फ्यूरिया प्लेनेट का हर एक मेंबर लॉर्ड मार्शल का दुश्मन है। अब इन चीजों के बारे में जानने के बाद ये बात क्लियर हो गई थी कि रेडिक भी एक तरीके से लॉर्ड मार्शल का दुश्मन है। भले ही उसे अभी ये बात पता नहीं है, लेकिन अगर पता चलेगी तो जरूर वो लॉर्ड मार्शल को मारने आएगा। अब डेम ये सारी बातें सीधा जाकर अपने हस्बैंड वाको को बता देती है। उसने तो ये भी कहा कि अगर तुम रेडिक को पकड़कर मार्शल के हवाले कर दोगे तो शायद लॉर्ड मार्शल तुम पर पूरा भरोसा करने लगे, और एक समय के बाद जब ये चीजें सॉर्ट हो जाएंगी तो तुम रेडिक को आजाद करके सारी सच्चाई बता देना, जिससे वो लॉर्ड मार्शल को मार देगा और उसका थ्रोन खाली हो जाएगा। फिर कमांडर वाको उस पूरी सत्ता को अकेले संभाल सकता है। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे तो पता चला कि
उनका एक साथी जिसका नाम प्योरीफायर होता है उसने सारी चीजें सुन ली थी। वो प्योरीफायर था जिसे पता होता है कि वाकू लॉर्ड मार्शल की जगह लेना चाहता है, इसीलिए उसने कमांडर वाकू से कहा था कि ये पूरा टेस्ट एक लॉयल्टी का है। लॉर्ड मार्शल देखना चाहते हैं कि कौन कौन मेंबर्स उसके साथ अभी भी मौजूद है, पर उन्हें क्या पता कि यहाँ बैकग्राउंड में बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही है एक बड़ी जंग की। यहाँ क्रेमेटोरिया प्लेनेट पर तो अब सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने हर एक जगह को बंद कर दिया था। एक तरीके से वो रेडिक और कैद किए गए सभी अपराधियों को एक सजा देना चाहते थे। बात ये होती है कि ल्यूम नाम के उस आदमी ने तो वहाँ पर अब कुछ क्राउलिंग बीस्ट छोड़ दिए होते हैं जो लोगों के मूवमेंट और उनकी बॉडी हीट को देखकर हमला करते हैं। तो चैलेंज ये था कि जितने भी प्रिजनर्स और रेडिक हैं उन्हें इन सारे बीस्ट से बचकर बाहर निकलना है, तब जाकर उनकी जान नहीं ली जाएगी। ल्यूम ने तो रेडिक को साफ समझा दिया कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए उस बीस्ट की आंखों में मत देखना, ऐसा होता है तो वो बीस्ट पागल हो जाते हैं और दूसरों पर हमला करने लगते हैं। अब ये चैलेंज चालू हो चुका था जिसमें कि सारे प्रिजनर्स अपनी जान बचाकर भागते हैं। कायरा नाम की वो लेडी भी किसी भी तरीके से निकलते हुए एक सेफ जगह पर पहुंच गई। वहाँ छोटे छोटे हाइडिंग एरियाज भी बनाए गए थे जिसके अंदर पहुंचने के बाद बीस्ट उन्हें कुछ नहीं करते। कई प्रिजनर्स तो अपने आप को जेल के अंदर ही बंद कर दे रहे थे क्योंकि उनके लिए ये सबसे सेफेस्ट जगह है। बेचारे कुछ ऐसे भी अपराधी थे जो बहुत बुरी तरीके से उन बीस्ट द्वारा मारे गए। वो उन्हें पकड़कर 2 हिस्सों में बांट देते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक बीस्ट जब धीरे धीरे रेडिक के पास गया उसकी बॉडी को सेंस करते हुए, तो रेडिक पता नहीं क्यों बार बार उसकी आंखों में ही देखता जा रहा था। इनफैक्ट ल्यूम ने उसे मना भी किया होता है बट रेडिक किसी की बात ही नहीं सुनता। सभी को यही लग रहा था कि अब तो वो क्रिएचर रेडिक को मार देगा। लेकिन जब ल्यूम पास जाकर नोटिस करता है तो पता चला कि रेडिक ने उस बीस्ट को एकदम पेट बना लिया है। खतरनाक बीस्ट तो रेडिक पर हमला ही नहीं कर रहा था। इन चीजों से एक बात क्लियर हो जाती है कि रेडिक के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि अभी तक उसने रिवील नहीं की हैं और धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। ल्यूम और उसके सभी साथी इससे बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और रेडिक से उसकी ओरिजिन के बारे में फिर पूछते हैं। बात ये थी कि रेडिक अपनी पुरानी यादें सब कुछ भूल चुका था। उसे जो भी कुछ याद आता वो थोड़े थोड़े विजन ही बचे हुए थे। उन्हीं चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो आया है। लेकिन अब रेडिक को वहां नहीं रहना तो वो भागने की प्लानिंग करता है। अब कायरा नाम की वही लेडी रेडिक से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर। एक सैनिक तो रेडिक को मारने भी आता है बट रेडिक ने उसे एक ही पंच में खत्म कर दिया। कायरा बोलने लगी कि मैं यहाँ पर बहुत टाइम से कैद हूँ लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं लेना चाहती यहाँ से बाहर निकलने में। उन दोनों के बीच एक हीट ऑफ मोमेंट क्रिएट हो जाता है क्योंकि दोनों ही ताकतवर थे। लेकिन रेडिक के पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। वो इस कैद से बाहर निकलकर कहीं और जाना चाहता है। अब उस जगह का मैनेजर टूम्स और उसके सभी साथियों को कहने लगा कि मैं अब तुम्हें रेडिक की अच्छी कीमत दूंगा, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि उसके पास और भी कौन सी पावर्स हैं। इस तरीके से तो रेडिक एकदम प्रीमियम चीज हो गई। अब जैसे ही मैनेजर रेडिक के प्राइस का इवैल्यूएशन करते हैं तभी अचानक उन्हें क्रेमेटोरिया प्लेनेट का एनवायरनमेंट बदलता दिखाई दिया। उसे जब वो अपने कैमरास की मदद से चेक करने लगे तो आसमान में एक स्पेसशिप दिखाई देती है। ये स्पेसशिप नेक्रोमोंगर्स की थी, यानी नेक्रोमोंगर्स के सैनिक भी इस प्लेनेट पर पहुंच चुके हैं अपनी जांच पड़ताल करने के लिए। मैनेजर को पता था कि रेडिक नेक्रोमोंगर्स की प्रॉपर्टी है और ये टूम्स और उसके सभी साथी उसे यहाँ चुरा कर लाए हैं तो नेक्रोमोंगर्स उसे वापस जरूर लेंगे। उनके बीच जो भी आएगा वो उन्हें खत्म कर सकते थे। तो इसीलिए मैनेजर ने टूम्स और उसके सभी साथियों का वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इन्हीं चीजों की वजह से टूम्स को बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने तो वहां पर हमला करना स्टार्ट कर दिया और जितनी भी कीमती चीजें थी उसे अपने साथ रखने लगे। टूम्स को भी पता था कि नेक्रोमोंगर्स यहाँ पर आ गए तो काफी तबाही मचाएंगे, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। रेडिक ने भी अब वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लिया था, लेकिन जब वो उसी कंट्रोल रूम में पहुंचता है तो उसे भी पता लगा कि नेक्रोमोंगर्स की शिप आ चुकी है और वो इनडायरेक्टली उसे ही ढूंढने यहाँ आई है। ल्यूम, कायरा और सभी लोग तो काफी डर चुके थे नेक्रोमोंगर्स के हमले की वजह से। लेकिन थोड़ी देर बाद रेडिक उस जगह पर पहुंच जाता है और कहता है कि अगर हम कोऑर्डिनेट करें तो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इनफैक्ट रेडिक ने तो ये बताया कि हम नेक्रोमोंगर्स की शिप का ही यूज करेंगे, पर वहाँ के एक आदमी ने कहा कि हमें सूर्य से निकलने वाली खतरनाक किरणों से बचना होगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक पोजीशन के बाद सूर्य की वो हानिकारक रोशनी हमारी जान ले सकती है। पर रेडिक के पास एक फुल प्रूफ प्लान रेडी था। वो तो उन सभी को अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए कहता है और उसे प्लान के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए बोलता है। सबसे पहले रेडिक ने टूम्स को सजा देने के लिए उसे 2 क्रिएचर के बीच में बंद कर दिया और अब तो वो अभी ल्यूम, कायरा और सभी साथियों को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। हालांकि अभी तक किसी को भी भरोसा नहीं था रेडिक के प्लान के ऊपर, फिर भी उन्हें अपनी जान बचानी थी तो वो उन्हें फॉलो करने लगे। अब कुछ लोग जब बाहर निकलते हैं तो टूम्स के वहाँ पर साथी मौजूद थे। उन्हें साफ साफ कमांड मिले होते हैं कि अगर कैदी बाहर निकलेंगे तो उन्हें मार देना। कायरा, ल्यूम और सारे प्रिजनर्स जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर मौजूद 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स हमला तो कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर रेडिक मौजूद था। उसने एक लंबी सी वायर खींचकर उनके ऊपर मार दिया जिससे कि वो बहुत बुरी तरीके से मर जाते हैं।
वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड सब मारे गए थे, यानी उनका अपने प्लान का लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है और अब वो बढ़ सकते हैं आगे नेक्रोमोंगर्स की शिप की तरफ। बट अभी तक तो उनका सबसे बड़ा खतरा तो बाकी था, यानी सूर्य की वो हानिकारक किरणें जो उनके बीच में आ रही थी। धीरे धीरे वो किरणें इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि अगर कोई उसके बीच में आता तो जलकर राख हो जाता। रेडिक ने सभी को कहा कि तुम चट्टानों के पीछे चले जाओ, ये चट्टानें इतनी ज्यादा धूप झेलने के लिए बनाई गई हैं। रेडिक के कहने पर सभी साथी वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन कायरा पीछे रह गई। कायरा का हाथ भी जल चुका था और अब तो लगने लगा कि वो मारी जाएगी, पर रेडिक उस जगह पर मौजूद था जो एकदम हीरो की तरह वहां पहुंचता है और कायरा को लेकर वहां से दूसरे वाले पोजीशन पर जाने लगता है। रेडिक को पता था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो उसने पहले से ही चीजें प्लान करके रखी थी। अब यहाँ सूर्य की रोशनी पूरी तरीके से क्रॉस करने के बाद उनका दूसरा लेवल भी कंप्लीट हो चुका होता है। सामने की तरफ जाने पर उन्हें नेक्रोमोंगर्स की शिप दिखाई गई, जिसमें कई सारे साथी बाहर निकल रहे थे। उनका सिर्फ यही काम था कि इस पूरे प्लेनेट का अच्छे से एनालिसिस करना और अगर रेडिक मिले तो उसे पकड़ कर लेकर आना। लॉर्ड मार्शल ने तो साफ साफ कह दिए थे कि अगर बीच में जो भी आए उन्हें खत्म कर दो, चाहे वो इनोसेंट लोग हो तभी भी। लेकिन रेडिक और उसकी पूरी टीम तैयार थी उन पर हमला करने के लिए। जैसे ही नेक्रोमोंगर्स के लोअर लेवल के सैनिक उन्हें देखते हैं तो वो फायर करने लगे। रेडिक और उसके सभी साथी भी पीछे नहीं हटते, वो भी पलटवार कर रहे थे क्योंकि उन्हें स्पेसशिप जो लेनी थी और यहाँ से निकलना था। सारी चीजें प्लानिंग के हिसाब से चल तो रही थी और रेडिक के सभी साथियों ने नेक्रोमोंगर्स पर हमला भी कर दिया था। बट उस जगह पर थोड़ी ही देर में कमांडर वाको आ जाता है। वाको के पास बहुत ही एडवांस वेपन्स थे और वो उसी वेपन से रेडिक को घायल करने लगा, जिससे रेडिक नीचे गिर जाता है। वो रेडिक को मारने जाता तभी कायरा वाको को रोक देती है और उसके वेपन को नीचे गिरा देती है। लियोन ट्राई करता है कि वो उस वेपन को लेकर उस पर बैक फायर करे, बट वो कमांडर वाको से ज्यादा ताकतवर नहीं था। वाको ने तुरंत ही लियोन को मारते हुए अपना वेपन एक्वायर कर लिया। अब तो वो सीधा रेडिक की तरफ बढ़ता है उस पर गन पॉइंट करके। लेकिन अब अचानक एक मैजिक होता है। रेडिक जिस लेडी को हमेशा अपने विजन्स में देखा करता था वो अचानक उस जगह पर पहुंच जाती है। उस लेडी ने बिना कुछ कहे रेडिक के ऊपर अपना हाथ रखा और उसकी सारी कॉन्शियसनेस और यादें उसे वापस दे दी। ये वो यादें थी जो बचपन से रेडिक भूल चुका था। रेडिक के बॉडी में तो अचानक कुछ चेंजेस हुए और उसे सब याद आ गया कि कैसे वो फ्यूरिया प्लैनेट से बिलोंग करता है। कई साल पहले नेक्रोमोंगर्स की सेना ने फ्यूरिया प्लैनेट पर हमला करके उसके पेरेंट्स को मार दिया था। धीरे धीरे जब एक चेहरा सामने आया तो पता चला कि वो तो लॉर्ड मार्शल है, यानी लॉर्ड मार्शल ने ही फ्यूरिया प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया है और रेडिक के मॉम एंड डैड की जान ली है। रेडिक इन चीजों से इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसके अंदर से एक एनर्जी की वेव निकली। ये वेव इतनी ताकतवर होती है कि सारे नेक्रोमोंगर सैनिकों को दूर गिरा दे रही थी। बट इस पूरे प्रोसेस में रेडिक घायल हो जाता है और वहीं गिर जाता है। अचानक पता चला कि सूर्य की खतरनाक रोशनी अब यहाँ भी आने वाली है, तो उन्हें जल्द से जल्द स्पेसशिप में बैठकर जहाँ से निकलना होगा। कमांडर वाको के सैनिकों ने तो कायरा को भी पकड़ लिया था ताकि वो उसे स्पेसशिप में लेके जाकर अपनी कैद में रखे। देखकर तो यही उन्हें लगता है कि रेडिक मर चुका है और सूर्य की खतरनाक रोशनी में तो उसकी बॉडी भी नहीं बचेगी, तो इसीलिए ये मन बनाकर वो सब वहाँ से निकलने लगे। थोड़ी ही देर में रेडिक को होश आ जाता है और वो वहाँ से बचते हुए एक दूसरे स्पेसशिप में चला गया था। ये स्पेसशिप किसी और की नहीं बल्कि उसी प्यूरीफायर की होती है जो कमांडर वाको की सारी बातें सुन रहा था। प्यूरीफायर तो अब यहाँ रेडिक को एक मौका देता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, हम लॉर्ड मार्शल को बोल देंगे कि तुम मर चुके हो, जिससे कि तुम्हारी जान भी बच जाएगी। लेकिन रेडिक जिसे सारी सच्चाई पता थी वो तो लॉर्ड मार्शल को मारना चाहता था। इस मोमेंट पर एक सच्चाई पता चलती है कि प्यूरीफायर भी फ्यूरिया प्लैनेट से ही बिलोंग करता है, लेकिन सरवाइव करने के लिए उसने लॉर्ड मार्शल की टीम को ज्वाइन कर लिया। और अब प्यूरीफायर को विश्वास है कि रेडिक जाकर लॉर्ड मार्शल से अपना बदला लेगा ताकि उसे पता चले कि फ्यूरिया प्लैनेट के लोग कितने खतरनाक हैं। प्यूरीफायर ये स्पेसशिप रेडिक को सौंपकर वहां से चला जाता है रोशनी की तरफ और उसकी पूरी बॉडी जल गई थी, यानी कि उसने अपना मिशन रेडिक को सौंप दिया है। रेडिक भी अब स्पेसशिप लेकर सीधा निकल पड़ा था। अब हमें कमांडर वाको दिखाया गया जो लॉर्ड मार्शल के सामने आकर कहते हैं कि उसने रेडिक को मार दिया है। वो रेडिक का हेलमेट लेकर आता है जिससे लॉर्ड मार्शल काफी खुश हो रहे थे। उन्होंने कमांडर वाको की पोजीशन बढ़ाने की मांग की, पर कहीं न कहीं लॉर्ड मार्शल शक में थे। वो तो अब वहां से ट्रेवल करते हुए एरियन नाम की लेडी के पास आकर पूछते हैं कि रेडिक मर गया कि नहीं, लेकिन एरियन ने तो पता नहीं क्यों झूठ बोल दिया। वो कहती है कि रेडिक मर चुका है और कभी लौट कर नहीं आएगा, जिससे कि लॉर्ड मार्शल एकदम बेफिक्र हो गए। कमांडर वाको की वाइफ डेम भी इससे बहुत ज्यादा हैप्पी थी। अब नेक्रोमोंगर्स की सैनिक दूसरे प्लैनेट पर हमला करने के लिए बढ़ रही थी, पर तभी अचानक डेम ने एक सैनिक को देखा जिसकी आंखें ग्लो हो रही होती है। ये सैनिक एक्चुअली में रेडिक था जिसने की उसके कॉस्ट्यूम पहने होते हैं। डेम इससे एकदम चौंक गई
और सीधा आकर अपने हस्बैंड को डांटने लगी कि तुमने तो कहा था कि रेडिक मर चुका है, वो तो एक्चुअल में यहाँ सैनिक का भेष बदल कर आया है, शायद वो लॉर्ड मार्शल को मार कर ही रहेगा। कमांडर ये सुनकर शॉक तो हो जाता है, बट उसने कहा कि हम रेडिक को रोकते नहीं है, वो जाकर लॉर्ड मार्शल को मार देगा और फिर ये सिंहासन हमारे लिए खाली रहेगा जिसे हम टेक ओवर कर लेंगे। लॉर्ड मार्शल ने तो अब सारे सैनिकों को ये आदेश दिया कि हम हीलियो प्राइम प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करेंगे, यहाँ पर हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता कि रेडिक उनके ही बीच रहकर कई सैनिकों को मारते जा रहा है। लॉर्ड मार्शल को अचानक एक सैनिक की डेड बॉडी मिली और जब वो उसके विजन चेक करने लगे तो उसके लास्ट विजन में उन्हें रेडिक दिखाई दिया। लॉर्ड मार्शल ने अपने कई कमांडर्स को कह दिया होता है कि उसे ढूंढकर जल्द से जल्द खत्म करो। सभी सैनिक वहाँ तैनात हो जाते हैं जो रेडिक को मारना चाहते थे, लेकिन रेडिक उनसे चालाक था और वो किसी भी तरीके से छुपता रहता है। उसका सिर्फ एक ही मिशन था कि किसी भी तरीके से लॉर्ड मार्शल को मार देना। अगर वो मर गया तो बाकी साथियों को कमांड देने वाला कोई भी नहीं होगा। सारे सैनिकों के मौजूद होने के बावजूद भी रेडिक सीधा हमला कर देता है लॉर्ड मार्शल की तरफ, लेकिन लॉर्ड मार्शल ने इसे सेंस कर लिया था और वो उसे डॉज करते हुए दूर फेंक देता है। उसने कहा कि जल्द से जल्द रेडिक को पकड़ लिया जाए, बट उसने देखा कि इन सभी लोगों ने कायरा को भी अपनी कम्युनिटी में शामिल कर लिया है। कई सैनिक रेडिक को पकड़ने भी आते हैं, बट वो उसे मारने लगा और फिर से हमला करता है लॉर्ड मार्शल की तरफ। पर लॉर्ड मार्शल ने अपनी असली पावर दिखाई। वो तो रेडिक की आत्मा भी अब्सॉर्ब करना चाहता था, बट रेडिक ने उसे मारकर दूर फेंका। फिर बाद में रेडिक को सामना करना पड़ता है लॉर्ड मार्शल की फुल स्पीड का, इतनी ज्यादा स्पीड कि वो देख भी नहीं पा रहा था। दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो रही थी जिसमें लॉर्ड मार्शल डोमिनेट करता है रेडिक को, बट अचानक पीछे से कायरा आ गई और उसने लॉर्ड मार्शल को स्टैब कर दिया। यानी वो शुरुआत से ही रेडिक के साथ थी। लॉर्ड मार्शल को इससे बहुत गुस्सा आता है और उसने कायरा को सीधा एक खंजर के ऊपर ढकेल दिया जिससे वो मर जाती है। कमांडर वाको जब उस जगह पर पहुंच रहा था तो लॉर्ड मार्शल ने कहा कि रेडिक को मार दो, लेकिन कमांडर वाको लॉर्ड मार्शल को ही मारने वहां आया था। इससे पहले लॉर्ड मार्शल हमला करता तभी रेडिक ने एक चाकू लिया और उसके सर में स्टैब कर दिया। यानी कि अब लॉर्ड मार्शल मर चुके हैं, वहां का लीडर अब खत्म हो चुका है। बेचारा रेडिक सीधा कायरा के पास पहुंचा जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, यानी वो उसे बिल्कुल बचा नहीं पाया। एरियन नाम की लेडी जिसे शायद सब कुछ पता था वो यही चाहती थी और अब वो खुश हो रही होती है, लेकिन रेडिक जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था वो थ्रोन के ऊपर जाकर बैठ जाता है। यानी उसने ऐलान कर दिया था कि वो अब लॉर्ड मार्शल की जगह लेगा और पूरे यूनिवर्स का एक बड़ा सा एम्परर बनेगा। सभी सैनिक रेडिक के सामने झुकते रहते हैं क्योंकि उसने लॉर्ड मार्शल को हरा जो दिया है। हमारी भी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।